अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जैसा कि कमेंट्स रिस्पांस का डे है और आज मैं आप सबके सवालात के जवाब देने वाली हूँ। तो ये वीडियो सबके लिए ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उनके लिए तो होगी ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव ही होगी जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए, क्योंकि इसमें बैंक से रिलेटेड बहुत से कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कहीं से भी, और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले जी, अकाउंट की स्टेटमेंट मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके कहीं से प्रिंट आउट निकाल लें तो वो बैंक से ली हुई, और ये एक बात है, यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम बैंक में जाके फिजिकली बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं स्टैम्प के साथ, और अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड करके PDF की फ़ाइल उसका प्रिंट निकलवा लेते हैं, दोनों सेम ही है या नहीं? तो ये सेम नहीं है। जो आप मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड करेंगे वो ये है कि सिर्फ आप गो थ्रू कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी कन्वीनियंट के लिए उसको रीड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन को चेक करना है सिर्फ पर्सनल लेवल पे, तो फिर आप इस तरह से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। लेकिन बैंक से ली हुई स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कहीं रिटर्न जमा करवानी है या कहीं कहीं पे भी अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट सबमिट करवानी है, तो उसके लिए फिर आपको बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट बैंक से ही रिसीव करनी होती है। वहाँ से वो आपको डेट के साथ साइन स्टैम्प लगा के देते हैं कि ये वेरीफाइड है। नेक्स्ट, ATM कार्ड और चेकबुक SMS सर्विस भी ना लूँ, बैंकिंग ऐप से पैसे सेंड रिसीव ट्रांजैक्शन करता रहूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत से 99% बैंक्स में ऐसा होता है कि ATM कार्ड के बगैर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन वर्क ही नहीं करती है। यानी कि ये बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जिसमें आप जब तक अपना ATM कार्ड एक्टिवेट नहीं करते हैं आपकी मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट नहीं होती है। तो अगर तो किसी बैंक में ये ऑप्शन है, यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर वहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप इन तीनों सर्विस के बगैर मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिव करवा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है, आप करते रहें। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने सारी चीज़ें नहीं लेनी तो एक चीज़ लाजमी लें, यानी कि एक सर्विस लाजमी लें, या तो ATM कार्ड ले लें या चेकबुक ले लें, ताकि आपके पास कोई ऑल्टरनेट वे हो उस ट्रांजैक्शन करने का। नेक्स्ट है, अच्छा ये बताओ, बैंक की ब्रांच चेंज हो सकती है? मतलब मेरा अकाउंट फैसलाबाद ब्रांच में है, अब मैं गुजरात हूँ, वो ही अकाउंट नंबर रहे वही बैलेंस, ब्रांच चेंज हो सकती है? अगर हो जाए तो न्यू चेकबुक लें, उस पर न्यू ब्रांच कोड नेम नहीं, आप ब्रांच चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब तो सारे के सारे बैंक जो हैं वो सेंट्रलाइज हो गए हैं। आप किसी भी शहर में हो, आप कहीं पर भी उस बैंक की ब्रांच में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हाँ, ये होता है कि जाहिर बात है कि जो आपकी पेरेंट ब्रांच होती है उसमें आपकी सुन ली जाती है। दूसरी, अगर आपकी पेरेंट ब्रांच नहीं होती, यानी कि जहाँ पे आपका अकाउंट नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने कहा कि आपके फैसलाबाद की ब्रांच में अकाउंट है, अब आप गुजरात में हैं तो गुजरात की किसी ब्रांच में जाते हैं तो ट्रांजैक्शन तो हो जाएगी, लेकिन अगर बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है तो उसको देने के लिए सम टाइम वो मसला करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो मसला करें तो आप उसी वक्त कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, और ब्रांच जो है वो आप चेंज नहीं करवा सकते हैं। ब्रांच चेंज करवाने के लिए आपको अपना दूसरा अकाउंट ही ओपन करवाना होगा। अलबत्ता आप फैसलाबाद के अकाउंट को कहीं पे भी पाकिस्तान में रहते हुए, किसी शहर में भी रहते हुए, आप इनकी कोई भी ब्रांच इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पॉस मशीन पर ATM कार्ड से ट्रांसफ़र होते हैं। शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप पर एक बंदा ATM कार्ड लेकर मोबाइल से कर रहा था, ये कैसे होता है? कि पोस्ट मशीन से आपने कहा कि ATM कार्ड से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पोस्ट मशीन होती है, पोस्ट मशीन क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन, यानी कि जो किसी भी मर्चेंट के पास होती है, आप उसमें कार्ड एंटर करते हैं। और अब तो ये तमाम तर बैंक ने चिप वाले कार्ड आपको दिए हैं इसी वजह से कि जब आप पोस्ट मशीन में कार्ड एंटर करें तो आपसे पिन मांगा जाता है। पहले पिन नहीं मांगा जाता था, और अगर आपका कार्ड मिसप्लेस हो जाता था तो जिसको भी मिलता था वो पैसे तो नहीं निकलवा सकता था, लेकिन इस तरह से शॉपिंग कर लेता था बगैर पिन एंटर किए। लेकिन अब स्टेट बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलने पर तमाम तर ATM कार्ड जो हैं वो चिप वाले बना दिए गए हैं। अब आप पोस्ट मशीन पे भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको अपना पिन एंटर करना होता है, ठीक है? तो फंड ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, वो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ बिल के अगेंस्ट कट हो सकती है। अब आगे जो सेकंड लाइन आपने लिखी हुई है कि एक बंदा ATM कार्ड लेकर मोबाइल से कर रहा था, ये कैसे है? हो सकता है कि उसने पोस्ट मशीन मोबाइल के अंदर इंस्टॉल की हुई हो, अलबत्ता ऐसा होता नहीं है और ना ही आपने ये रिस्क लेना है, ठीक है? उनसे कहें कि पोस्ट मशीन दे, मैं उसमें स्वाइप करूँगा। आप यहाँ पर अगर कर भी रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं, आपका हक है, आपकी अपनी प्रोडक्ट है।
नेक्स्ट है, मैं जब भी यूबीएल पैसे जमा कराने जाता हूँ, यूबीएल वाले ये आप ही फॉर्म फिल कर देते हैं, सिग्नेचर कर लो, मुझे खुद को नहीं समझ, बहुत मुश्किल फॉर्म होता है। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, वहाँ पे इंटर्निस वगैरह बैठी होती हैं या स्टाफ बैठा होता है, वो आपकी डिपॉजिट स्लिप फिल कर देता है, आप डिपॉजिट स्लिप फिल करवा लें। लेकिन जब भी आप डिपॉजिट स्लिप अगर वो दें भी, तो आप साइन करने से पहले एक दफ़ा अपना अकाउंट नंबर, टाइटल और अमाउंट, ये 3 चीज़ें आप चेक कर लिया करें जहाँ पे लिखी हुई हो, ताकि कोई मसला ना हो। नेक्स्ट है, जिसको समझ हो अपने आप को खुद फाइलर कर लें, ये ठीक होगा, बैंक में एक्सेप्ट होगा, 15% टैक्स कट होगा, ये सिर्फ लॉयर से नहीं। अगर आपको खुद समझ है तो आप खुद को फाइलर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप रजिस्टर कर लें खुद को। और आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि रजिस्टर करने के बाद आपका जो नाम है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आप फाइलर हो गए हैं, ठीक है, यानी कि आपने प्रोफाइल अपनी बना लिया, एनटीएन अपना बना लिया, लेकिन अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में इनएक्टिव आ रहा है, एक्टिव नहीं है, तो फिर आप फाइलर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ये आपने अपना एनटीएन रजिस्टर करने के बाद अपने आप को एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में भी चेक कर लेना है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एटीएल लिस्ट, ठीक है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने सारी बेसिक वीडियोस जो हैं उसके लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वो चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आप खुद भी एटीएल लिस्ट चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, अगर आसान अकाउंट में 10 लाख पड़े हों तो इसकी क्रेडिट लिमिट कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा था कि आसान अकाउंट की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। अब 10 लाख अगर हमने अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हुए हैं, हमारी लिमिट तो ख़त्म हो गई है। अब उस 10 लाख के ऊपर जब हमें प्रॉफिट मिलना होगा, तो ज़ाहिर बात है कि 10 लाख से जो अमाउंट है वो क्रॉस कर जाएगी। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, हमें जो है वो अमाउंट निकलवानी पड़ेगी या फिर प्रॉफिट निकलवाना पड़ेगा या पैसे कम करने पड़ेंगे। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है मिज़ान आसान सेविंग अकाउंट के बारे में। उसके अंदर मैंने डिटेल में आपको समझाया है, सारी लिमिट भी समझाई है, एग्जांपल दे के कि डेबिट लिमिट किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट लिमिट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, टोटल बैलेंस की लिमिट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें मैंने ये भी बताया है जो आपका क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसमें भी बता देती हूँ। देखें, 10 लाख वो आपके पैसे हैं, उसके ऊपर बैंक की जो लिमिट है वो आपकी तरफ से की गई ट्रांजैक्शंस पर है। जो बैंक अगर सिस्टमेटिकली कोई भी पैसे कट करता है या कोई भी पैसे क्रेडिट करता है, तो उसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने पूरे महीने में डेबिट कर करके 10 लाख की ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया है, मैं डेबिट ट्रांजैक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि पूरे महीने में एक दफ़ा आपने 5 लाख निकलवा लिया, फिर 4 लाख निकलवा लिया, फिर 1 लाख निकलवा लिया, पूरे महीने के अंदर आपने 10 लाख की लिमिट कंप्लीट कर ली। अब आप 1 रुपया भी मज़ीद नहीं निकलवा सकते, लेकिन अब आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो ज़ीरो है, आपने पूरे महीने 10 लाख रुपए निकलवा लिए हैं। अब आपके ज़ीरो हो या ना भी हो, मैं डेबिट ट्रांजैक्शन की लिमिट की बात कर रही हूँ, अब आपके अकाउंट में कुछ चार्जेस जो हैं वो ड्यू हैं, उसी महीने में चार्जेस आ गए हैं, एटीएम कार्ड के लगा लें, समझ लें कि 2000 पे चार्जेस हैं। अब वो बैंक जो है वो आपके चार्जेस कट कर सकता है, और इसमें लिमिट जो है वो कोई भी केस नहीं आएगा लिमिट का, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली डिडक्शन हो रही है। इसी तरह से अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, तो जब प्रॉफिट क्रेडिट होता है और आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पूरे हैं, अब सिस्टमेटिकली प्रॉफिट जब क्रेडिट होना है तो वो लिमिट को एक साइड पे रख देते हैं और सिस्टमेटिकली क्रेडिट या डेबिट की ट्रांजैक्शन जो है वो आपके अकाउंट में हो जाती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है गुड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच। ये मैंने मिज़ान बैंक के करंट अकाउंट के ऊपर बनाई थी, और पर्सनली अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मिज़ान बैंक के करंट अकाउंट बहुत ही फ़ायदेमंद है, और मुझे इसके फीचर्स वगैरह भी बहुत अच्छे लगे थे। नेक्स्ट है मोहम्मद उस्मान फ्रॉम सियाको, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है मेरे पास 20,930 है, कैसे इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसको पता होगा कि रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं। आपके पास अगर 20,930 हैं तो आप अक्टूबर में ये सर्विस हासिल कर सकते थे, और आपका 5,000 तक का बिल जो है वो क्रेडिट कार्ड का इसमें एडजस्ट हो सकता था। अब तो अक्टूबर चला गया है, अब नवंबर में इनकी एक न्यू ऑफ़र आई है, उसके ऊपर भी मैंने जो है वो बनाई हुई है, वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आपने अब्रॉड कहीं ट्रैवल करना है तो आप उसकी एयरलाइन टिकट ऑनलाइन परचेज़ करके उसका बिल भी एडजस्ट करवा सकते हैं। नवंबर में ये ऑफ़र है। इसके अलावा ऑफ़र के अलावा अगर आप अपने पॉइंट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनकी ये पूरी एक लिस्ट आती है कि आप ये अप्लाइंसेस जो हैं वो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के अगेंस्ट ख़रीद सकते हैं। अच्छा, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको क्लैरिफाई हो। नेक्स्ट है सबसे अच्छा बैंक कौन सा है जहां कस्टमर को इज्जत दी जाए, जहां कस्टमर बड़ा हो या छोटा हो, ये अमले की कोशिश हो कि कस्टमर का वक्त ज़ाया ना हो। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है कि ज़ाहिरी बात है कि ये एक बिटर रियलिटी है कि आप
आपकी कदर आपके पैसों से होती है, स्पेशली बैंक जैसे डिपार्टमेंट में। बैंक में अगर आप 2 मिलियन के साथ जाएंगे, 2 मिलियन, 4 मिलियन या 5 मिलियन के साथ जाएंगे, ठीक है, बेशक आपने फ़कीरों वाले कपड़े पहने हुए हों, लेकिन वो आपकी कदर करेंगे, आपको बिठाएंगे, बीएम के रूम में बिठाएंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 0 रुपया और आप वेल सूटेड बन के गए हैं तो आपकी कोई कदर नहीं है। ये एक बिटर रियलिटी है, बैंकिंग सेक्टर में ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने अपने वर्किंग एक्सपीरियंस में कभी भी ऐसा नहीं किया कि पैसों को इज्जत दी हो या कस्टमर को ना दी हो, बल्कि ये एक पर्सनल बात है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी वालदा की ये हदायत थी कि आपने अपनी सीट का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना। ऐसा नहीं करना कि जिसमें आपको फ़ायदा नज़र आ रहा हो आपने उसका काम कर दिया, और जिसमें आपका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हो उसको आपने गोली दे दी या टिलका दिया हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि कोई भी बुजुर्ग हजरात आएँ, ज़ाहिरी बात है उन्होंने पेंशन अकाउंट्स वगैरह ओपन करवाने होते हैं, या किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो अकाउंट ओपन करवाने आए तो आपने उनको, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि पेंशन अकाउंट में हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, ना हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर पड़ता है, ना ही हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं। तो मोस्टली क्या करते हैं लोग, जो स्टाफ होते हैं वो उनको गोली दे देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए, उनको डॉक्यूमेंट्स में उलझा के उनको महीना महीना लटका देते हैं। मेरी वालदा का ये कहना था कि आपने कभी भी बुजुर्गों के साथ स्पेशली ऐसा नहीं करना। पूरी कोशिश करनी है जहाँ तक मुमकिन हो कि पहले ही चक्कर में उनका तमाम तर डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा के उनका काम करना है, यानी कि कभी भी बिला वजह उनको घर का चक्कर नहीं लगवाना। और यकीन करें कि मैंने इस चीज़ पे अमल किया, और 7 से 8 साल की सर्विस में मैंने कभी भी किसी बुज़ुर्ग को स्पेशली जो है वो इस तरह से घर वापस नहीं भेजा बिला वजह। तो ये अपनी अपनी जो है समझ लें कि सोच होती है कि लोग अपनी सीट का सही फ़ायदा उठाते हैं या गलत। नेक्स्ट है रोशन डिजिटल सेविंग अकाउंट का नहीं बताया। इसके ऊपर जो देखें, रोशन डिजिटल जो सेविंग अकाउंट है ना, उसका भी 16% ही है, उसका कोई अलग नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर वो आपने फ़ॉरेन करेंसी में ओपन करवाया हुआ है तो उसकी लिस्ट अलग होती है जो आप फ़ॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करवाते हैं। ये मैंने जो PKR में अकाउंट ओपन है, इनके जो बेसिक पाकिस्तान में जो ओपन होते हैं उसके बारे में रेट्स बताए हैं। गुड इन्फॉर्मेशन। करंटली मिज़ान बैंक की अकाउंट की कोई वीडियो बनाए। मिज़ान बैंक के अकाउंट के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी हैं, करंट अकाउंट की भी बना दी है, इसके अलावा आसान अकाउंट की भी बना दी है, और मिज़ान बैंक के मेरे ख्याल से मैंने ऑटो लोन के बारे में भी वीडियो बनाई है। ग्रेट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। रिक्वेस्ट है कि किसी भी बैंक की कोई ऐसी स्कीम पे वीडियो बनाएं जो वेरी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ अपना घर बनाने पे मददगार साबित हो। शुक्रिया। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप होम लोन, एक तो मिलता बहुत मुश्किल से है, अगर होम लोन मिल भी जाए तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ कि ये इंटरेस्ट बेस होते हैं, तो मैं कोशिश पूरी करूंगी कि इस तरह की कोई भी जो है वो होम लोन की चेक करके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मिज़ान बैंक की ही मैं होम लोन की जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। क्या UBL के रेट्स कम हो गए हैं सेविंग अकाउंट के? नहीं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। रिसेंटली स्टेट बैंक ने 250 BPS जो है, यानी कि बेसिक पॉइंट कम कर दिए हैं, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 2 to 3% जो है वो रेट्स डाउन हो जाएंगे, 16% से 13 to 14% तक रह जाएंगे, लेकिन अभी हुए नहीं है। जब होंगे तो मैं उसके बारे में भी लेटेस्ट वीडियो बना दूंगी। अभी फ़िलहाल कौमी बचत और जो मिज़ान बैंक है उसके सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट्स कम कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, मेरी NBP में पेंशन है, UBL नियर होम ATM है, यानी कि उन्होंने कहा है कि मेरी नेशनल बैंक में पेंशन आती है, लेकिन मेरे घर के करीब जो है वो UBL का ATM मशीन है। नवंबर से UBL ATM से NBP कार्ड से नहीं विड्रॉल हो रहा। UBL बैंक वालों से पूछा, बोले जिस बैंक का कार्ड होगा उसी बैंक की ATM पर चलेगा। क्या UBL ATM पर वन लिंक ख़त्म हो गया है? किसी ने बताया कि सिर्फ ATM पर डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, हर बैंक ने वन लिंक की ऑप्शन दी हुई है, अगर वन लिंक की वो ऑप्शन ही ख़त्म कर देंगे तो उनका बिजनेस नहीं ठप हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने कोई गोली दी हुई हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपका ATM कार्ड नहीं चल रहा होता तो वो आपको फर्स्टली यही रिकमेंड करते हैं कि जिस बैंक का कार्ड है आप उस बैंक की ATM मशीन में जाके इस्तेमाल करके देखें। अगर वहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं होता तो फिर कार्ड में कोई मसला होता है, तो आप हेल्पलाइन पर भी कॉल करेंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि आप अपने बैंक की ATM मशीन पर जाके चेक करें, ताकि हम यहाँ से एरर चेक कर सकें कि क्या एरर आ रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने इस वजह से आपको गाइड कर दिया। अलबत्ता वन लिंक के ख़त्म होने के बारे में कोई अपडेट नहीं है। नेक्स्ट है ये स्टूडेंट आसान अकाउंट मिज़ान न्यू है, मेरी सिस्टर स्टूडेंट तो नहीं है, फेक स्टूडेंट कार्ड बनवाए, क्या ये ऑनलाइन ओपन होता है? स्टूडेंट कार्ड लाजमी है। देखिए, स्टूडेंट कार्ड के लिए ज़ाहिरी बात है कि एज भी स्टूडेंट लेवल तक की हो, और ये आसान स्टूडेंट अकाउंट जो है वो रिसेंटली ही आया है, और इसकी कोई ना कोई एज लिमिट होगी। मैं इसके ऊपर रिसर्च करके लाजमी इंशाल्लाह जल्दी मिज़ान बैंक के आसान स्टूडेंट अकाउंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, सिर्फ ID कार्ड की बेस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपकी एज जो है वो स्टूडेंट लाइफ के अंदर है, अगर वो कुछ मांग लेते हैं तो जाहिर बात है कि फिर आपको स्टूडेंट कार्ड या कॉलेज की कोई ना कोई चीज़ देनी होगी।
नेक्स्ट है अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज़ रिप्लाई मी इन कमेंट्स। ओके, अगर हम बैंक में अपना अकाउंट क्लोज ना करवाएं तो कोई इशू तो नहीं है? प्लीज़ गाइड मी, थैंक्स। अच्छा, जो मैंने अकाउंट क्लोजिंग की वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू क्लोज अकाउंट परमानेंटली, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। उसके मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 1000 रुपये से कम है या ज़ीरो बैलेंस है और वो अकाउंट आपने एक अरसे से इस्तेमाल नहीं किया, स्पेशली जब अकाउंट डोरमेंट हो गया, डोरमेंट होने के बाद आपने 2 साल तक उस अकाउंट को इस्तेमाल नहीं किया, तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आपने अकाउंट क्लोज नहीं किया हुआ तो वो ऑटोमेटिकली बाद में बंद हो जाएगा 2-3 सालों तक, अगर उसमें कोई भी बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट सम फंड्स बाय मिड दिसंबर 2024 बेस्ड ऑन योर एनालिसिस विद द RIC स्कीम करंटली एट 12.12%। डू यू एक्सपेक्ट अ फर्दर डिक्रीज, इफ सो बाय हाउ मच? अच्छा, इन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने कहा है कि ये इस तरह की इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो शेयर करने का बहुत शुक्रिया। आगे उन्होंने कहा है कि मैंने दिसंबर के मिड तक, यानी कि दिसंबर 2024 के मिड तक जो है वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करवानी है कौमी बचत के रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में, तो जिसमें जो रेट चल रहा है वो 12.12% चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इसमें मज़ीद कमी आएगी, और अगर कमी आएगी तो कितनी आएगी? तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मज़ीद कमी आएगी, और मज़ीद कमी आएगी तो कम से कम 1%, 1 से 2% तक मज़ीद कमी आएगी, क्योंकि जुलाई से ऑनवर्ड जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है इसमें रेट्स में कमी आ रही है। और अभी रिसेंटली 250 BPS जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से कम कर दिया गया है। तो ज़ाहिरी बात है कि इसका असर, यानी कि पॉलिसी रेट का असर इसके ऊपर भी आएगा। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा कि पॉलिसी रेट का असर किस तरह से प्रॉफिट, यानी कि सेविंग अकाउंट्स के प्रॉफिट पर होता है। नेक्स्ट है मैम, NBP गए, वो कहते हैं दाफी मुनाफा अकाउंट ख़त्म कर रहे हैं बैंक, प्लीज़ बताएं। नहीं, अभी इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। अगर ख़त्म होगा तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगी। अगर ख़त्म हुआ तो ज़ाहिर बात है कि इनकी वेबसाइट के ऊपर से भी वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि मैंने लाइट बैंक की एक वीडियो बनाई थी, लाइट इजी करंट अकाउंट के ऊपर, उसके ऊपर इनका कहना है कि पीछे से आइसक्रीम का साउंड आ रहा था। अब देखें, मैं कोई स्पेशल रूम तो बनवा नहीं सकती कि जिसमें कोई शोर ना आए, और मेरा जो रूम है वो बेसिकली बाहर रोड की तरफ है, तो जब भी कोई बाइक गुजरती है, कोई इस तरह की इनके आइसक्रीम वगैरह की आवाज़ आती है, कोई भी गुजरता है, तो जाहिर बात है आवाज़ आ जाती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मेरे साथ कर लिया करें। नेक्स्ट है जी, मैडम कीप इट अप, थैंक यू सो मच। बाहर के मुल्क से आदमी रेमिटेंस कितने लाख तक भेज सकता है? अच्छा, ये मैंने आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर, मैदान बैंक के आसान सेविंग अकाउंट के ऊपर वीडियो बनाई है, जिसमें जाहिर बात है कि आसान अकाउंट है तो 10 लाख तक की लिमिट है, लेकिन इसमें रेमिटेंस की लिमिट कोई नहीं है। आप मैक्सिमम जितनी चाहे मर्जी रेमिटेंस मंगवा सकते हैं, उसमें लिमिट का कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। अब इनका सवाल है कि कितनी रेमिटेंस मंगवा सकते हैं, तो जाहिर बात है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमिटेंस मंगवाएंगे, यानी कि 2 दिन बाद ही 5-5 लाख की रेमिटेंस मंगवा रहे हैं, तो आपसे पूछ-गुछ होगी, आपको कॉल आ जाएगी कि भैया आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने रेमिटेंस मंगवानी है तो आप पूरे महीने में, यानी कि 2 लाख करके, 1 लाख करके, 5-5 दिन के वक्त से छोटी-छोटी ट्रांजेक्शन करके, अगर आपकी लिमिट 10 लाख से ऊपर चली भी जाती है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप रेमिटेंस मंगवा सकते हैं, अगर जेन्युइन वे में आ रही है, जिसका आपसे पूछा भी जाए तो आप बगैर किसी झिझक के उसको आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और पसंद किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।